प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। गांधीनगर में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों से बाकायदा अपील भी की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आए हुए निवेशकों का भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज हवा का रुख बदला हुआ है और ये सब इन्वेस्टर्स की मदद से मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत में सबके लिए बहुत सारे मौके हैं। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। मणिपुर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा की तारीख तय हो सकती है। माना यह जा रहा है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी के मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग की रणनीति के तहत ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने की पूरी संभावनाएं हैं। लिहाजा यह माना जा रहा है कि सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा बात रखने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। पिछले 6 दिनों से दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। आज सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। आज 7वें दिन भी हंगामा वैसे ही जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं। विपक्ष के सांसद लगातार कह रहे हैं कि पहले पीएम मोदी सदन में बयान दें। इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। देखो, मणिपुर की जो हिंसा है उसके ऊपर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे यूनो हो, चाहे अमेरिका हो। लेकिन चर्चा अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। लगभग 10 दिनों से पार्लियामेंट ठप है। इस विषय पर पार्लियामेंट नहीं चल रही है। दुनिया इस वक्त भारत के चंद्रयान पर नजर गड़ाए हुए है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भारत का चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा। लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रयान का पहला वीडियो सामने आया है। पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स ने भारत के चंद्रयान का सबसे लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। 14 जुलाई के बाद पहली बार अंतरिक्ष से चंद्रयान 3 का वीडियो सामने आया है। चंद्रयान 3 की ये पहली झलक यूरोपीय देश पोलैंड से देखी गई है। पोलैंड के प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ने अपने खास टेलीस्कोप की मदद से चंद्रयान 3 को देखने का दावा किया है। हजारों किलोमीटर दूर धरती का चक्कर लगा रहा चंद्रयान इस वीडियो में एक छोटे से डॉट की तरह दिख रहा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब धरती और चंद्रयान के बीच कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी। स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी सीबेला टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान का ये वीडियो जारी किया है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का चंद्रयान अब पृथ्वी की 5वीं कक्षा में है। पोलैंड से आए वीडियो में चंद्रयान की रफ्तार भी देखते ही बन रही है। अगर इसी तरह चंद्रयान अपने सारे टास्क पूरे करता रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर ही हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे।
1 अगस्त को चंद्रयान सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। चंद्रयान इस स्टेज के बाद चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ेगा। फिर कुछ दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो धरती से चंद्रयान की पहली झलक आ चुकी है, पर चांद पर पहुंचने के बाद हमारे चंद्रयान को धरती कैसी दिखेगी, इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन तस्वीरों को बनाया गया है। इस वक्त भारत के मून मिशन की पूरी दुनिया में चर्चा है। पोलैंड में चंद्रयान की तस्वीरें रिकॉर्ड होने की वजह भी यही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर देश का उत्साह दोगुना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली ये तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू पैर पसारने लगा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में फिर से खतरा बढ़ने लगा है। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। ठाणे के भिवंडी में तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। वहीं मुंबई से सटे नालासोपारा में बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस गया। पूरे महाराष्ट्र से बाढ़ बारिश से 1 जून से अब तक 101 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की तबाही नए सिरे से शुरू हो गई है। उत्तर भारत के बाद अब बाढ़ ने दक्षिण भारत को अपनी चपेट में लिया और सबसे खतरनाक तस्वीरें तेलंगाना से आई। तेलंगाना के मुलाकालापल्ली में नदी और नाले उफान पर हैं। ये महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक महिला का पैर फिसला और वो पानी में बह गई। तेलंगाना का ही वारंगल शहर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। यहाँ गले तक भरे पानी में एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों की जान बचाई। पानी की वजह से घरों में लोग कैद थे। इन लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन भर वारंगल की सड़कों पर तैनात रही। तेलंगाना में डैम्स में भी पानी का लेवल बढ़ने लगा है। 24 घंटे की भारी बारिश के बाद कर्दम डैम उफान पर है। इसके साथ लगी सड़क पर आवाजाही को रोक दिया गया है। खतरा इतना ज्यादा है कि जरा सी लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है। इसी तरह तेलंगाना का मुलुगु भी बाढ़ से दो हाथ कर रहा है। मुलुगु के मुत्याला वाटरफॉल में फंसे सभी सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बुधवार को यहां पहुंचे करीब 42 पर्यटक मूसलाधार बारिश के चलते फंस गए थे। भारी मशक्कत के बाद इन्हें एनडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बचाया। यहां अभी भी तेज बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र भी आसमानी आफत से जूझ रहा है। मुंबई और नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई। तो वहीं कोल्हापुर जिले में तो गांव का एक पूरा हिस्सा पानी में डूब गया। इसी के साथ राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में भी बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश की आशंका के बीच यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बाढ़ से जूझते लोगों की एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सहारनपुर में छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। तो जिंदगी बेबस है, लोग परेशान हैं। बाढ़ और बारिश से अभी भी लाखों लोग जूझ रहे हैं। और अब तो अगस्त भी आने वाला है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी बात कही। पीएम ने कहा था कि उनके कार्यकाल की शुरुआत में भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी, लेकिन आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर चुका है।
यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर रहेगी और वो इसकी गारंटी देते हैं। अब इस पर बवाल मच गया। बवाल इस पर नहीं मचा कि भारत क्या वाकई में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, कब बनेगा या नहीं। बात दरअसल ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी कैसे ले सकते हैं कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी तरह के कॉन्फिडेंट मैसेजेस के लिए जाने जाते हैं। राजनीति पर इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। हम फोकस करेंगे इकोनॉमी पर। क्या वाकई में भारत बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सकता है? इस पर करेंगे हम चर्चा, थोड़ा सा एनालिसिस भी। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भविष्यवाणी के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसा हमने कहा कि राजनीतिक रूप से लोग इस बात पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे मालूम कि वो अगले टर्म में आ रहे हैं या नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपनी जननीति, अपने लोकप्रियता और जनता के लिए जो काम किए गए उसके बलबूते वो जरूर आएंगे। बहरहाल हम एक बार फिर से कहते हैं कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था की रियल पिक्चर की। क्या वाकई में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बहुत जल्द बन पाएगा? देखिए, सच क्या है, भले ही 2024 के चुनावों के बाद सरकार कोई भी बनाए, लेकिन इन चर्चाओं के बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने साल 2027 तक इंडियन इकोनॉमी के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का अनुमान जाहिर किया है। और ये पहले जताए गए अनुमान से 2 साल कम है। पहले 2029 था, अब 2027। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन के एक दिन बाद आई है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2023 से 2024 में 6.5% रहेगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रहेगी और इससे कुल मिलाकर वृद्धि दर 6.5% के ऊपर जा सकती है। देश के लिए 6.5 से 7% की वृद्धि दर हासिल करना अब नया चलन बन चुका है। एक नया ट्रेंड है या न्यू नॉर्मल भी इसे कह रहा है आरबीआई। आरबीआई का अनुमान है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेगी। एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल रूप में, सतत रूप में एक आदर्श स्थिति में है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए किसी भी मानदंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि 2022 से 27 के दौरान अर्थव्यवस्था के आकार में 1800 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और ये ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की मौजूदा आकार से ज्यादा हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2027 तक 4% होगी और इस दौरान अर्थव्यवस्था का आकार हर 2 साल में 750 अरब डॉलर बढ़ेगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस रफ्तार जीडीपी में वृद्धि से भारत 2047 में जब अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब अर्थव्यवस्था का आकार 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। मौजूदा मूल्य में जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% और वास्तविक जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.5 से 7% सालाना रहने से भारत की जो संचयी ग्रोथ दर है वो 8.4% होगी और ग्रोथ की यह रफ्तार बाकायदा मुमकिन है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद साल 2027 तक 500 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। तो काफी बुलिश है एसबीआई के जो ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसका एनालिसिस दिया है। पहले भी एसबीआई ने दिया था इस तरह का एनालिसिस और एक बार फिर आया है। इसके अलावा
कुछ रिपोर्ट्स और आई थी बीच में, गोल्डमैन सैक की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि भारत की जो ग्रोथ है उस पर उसे यकीन है। तो एसबीआई इको रैप की इस रिपोर्ट पर और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और भी दूसरे पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे और हमें नहीं भूलना होगा कि चुनौतियां भी अभी काफ़ी हैं, तो उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कॉन्फिडेंस और उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को बैक करती हुई एसबीआई इको रैप की ये रिपोर्ट, आपका एनालिसिस क्या है मैम? क्या वाकई में हम जो टाइम फ्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिडिक्ट किया है या जो एसबीआई कह रहा है, क्या वाकई में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? देखिए, एक तो पहली बार 2008 इंडिपेंडेंस के 60 इयर्स के बाद हम 2008 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ रेट था, वो जो पिकअप था, उसके बाद 2014 में डबल हो गया, 2 ट्रिलियन बन गए और डबलिंग का सिलसिला फिर से जल्दी 4 ट्रिलियन 2020 में बनना था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा पीछे हट गया और अभी हम $3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और यहाँ से, और देखिए पूरी दुनिया में, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, गोल्डमैन सैक्स हो, कोई भी जो एनालिस्ट है, कोई भी जो बिग ब्रोकरेज हाउस है इंडिया में और बाहर में, ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और जो रिसेशन की चांसेस है वो इंडिया में 0 है। तो यानी हमारी जो ग्रोथ है इसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक सस्टेनेबल वे में बढ़ती रहेगी। और अभी जो है हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, यूके को हमने क्रॉस कर दिया है और शॉर्टली जर्मनी को, बिकॉज यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, वो अभी रिसेप्शन में चली गई है, तो इसलिए हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो जल्दी बन ही जाएंगे। तो और जो हमने मेजर्स लिए हैं, जो हमारी इकोनॉमी में मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये इससे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक नींव डाली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले वर्षों में हमारी जो ग्रोथ है उसकी रफ्तार बनी रहेगी। और वो सिर्फ हमारे लोग ही नहीं कह रहे हैं, वो IMF भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 6 to 6.5% तक सस्टेनेबल रहेगी इन द फोर्सेबल फ्यूचर। और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उससे तो हम इससे ज्यादा भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी स्थिति में भी हम स्थिरता चाहिए। अगर ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टन रहेगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ पे पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो बहुत से एनालिस्ट, बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस ने और बहुत से थिंक टैंक्स ने भी ये कहा है कि जो इंडिया की कंजम्पशन है, इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रही है और इंडिया की जो इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन थी वो चली गई है और इंडिया की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, जो एक तरह से इकोनॉमी को एक पुश देती है, तो कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ रहा है। सो कंजम्पशन से आएगा और इन्वेस्टमेंट से तो जरूर ही आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स वगैरह में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, क्योंकि बाहर से भी बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज बिकमिंग अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और साथ ही एक्सपोर्ट जो थर्ड लेग है इस ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट की स्थिति में थोड़ा अभी राइट का कहना थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो हो जाएगी और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स टेंशन से अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, तो उससे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा। लेकिन जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो PLI स्कीम हो, गति शक्ति हो, और इतनी सारी मैन्युफैक्चरर्स को बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अंदर लाना, उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस करना, तो ये सारे स्टेप्स से जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसमें एक सवाल ये आता है वृंदा मैम कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी जो योजनाएं हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के लिहाज से उनको बुना गया है, उनका पूरा ताना बना, लेकिन उसके लिए हमें परिस्थितियां बड़ी मानक चाहिए होंगी। अब एक बात तो ये सही है आपकी कि अगर हम पहली 4 अर्थव्यवस्थाओं को देखें, हम 5वें नंबर पर हैं,
तो जापान और जर्मनी को पीछे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जापान तीसरे नंबर पर है 4,410 अरब डॉलर और जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी है। इन दोनों को भी हम पीछे कर देंगे बहुत जल्दी। भारत अभी 3,750 पर है। अब जो पहली दो हैं वो तो बहुत आगे हैं। चीन जिसको हम बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, लगभग 20,000 अरब डॉलर के आसपास पे बैठा हुआ है। और अमेरिका तो बहुत ही ज्यादा आगे है 26,854 के स्तर पर। लेकिन अगर हमें मैम जर्मनी और जापान को भी पीछे करना है, और जर्मनी कहा जा रहा है कि हम सबसे पहले करेंगे, इसके लिए हमें एक स्टेडी ग्रोथ चाहिए होगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए होगी। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जर्मनी और जापान भी या तो इसी स्थिति में रहें और या इससे नीचे आ जाएं। अब पूरी दुनिया में जब टेंशन्स कम होंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स आगे बढ़ेंगे, तो जापान और जर्मनी भी तो आगे जाएंगे मैम। तो हम क्या उनको टच कर पाएंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ज्यादा विकास नहीं करेंगे, हम करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है मैम, इसके पीछे का कुछ बुनियादी लॉजिक दें। देखिए, एक तो जर्मनी को पीछे छोड़ना आसान नहीं है, बिकॉज जर्मनी इज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर यूरोप। यूरोप का जो ग्रोथ इंजन है वो जर्मनी है। और अगर जर्मनी को हम आगे पीछे छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर। और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया से जो बहुत से कंपनीज जो है चाइना से निकल रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, तो वो इंडिया में आने के लिए तैयार हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखिए आईफोन्स का प्रोडक्शन भी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स में हम कितने आगे हैं अभी, और इवन इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम बहुत आगे हैं, आई मीन कंपेयर टू आवर पास्ट। तो अगर ऐसी हम स्टेडीली डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर हम सारे सेक्टर, जो पीएलआई स्कीम इसीलिए तो बनाया गया है कि सारे सेक्टर्स को देखें और अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और भी सॉलिडिफाई करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ स्टेडीली ऊपर जाएगी। स्टेडी यहाँ पर एम्फेसिस है, स्टेडी पर। और ऐसा नहीं कि एक साल में ऊपर जाएगी और फिर कम हो जाएगी। और हमारी एक और स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर, फूड सेल्फ सफिशिएंट है, और हमारे पास एग्रीकल्चर के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें जो चाहिए वो सारी हमारे पास है। इस समय पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस बनी हुई है और हम लोग कंफर्टेबल है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेफ एक क्या बोलूं मैं, एक सेफ्टी नेट है ये हमारे लिए। तो हमारी ग्रोथ को डिस्टर्ब करने, इससे नहीं डिस्टर्ब होगा। क्या किससे डिस्टर्ब होगा? क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज होगा। एब्सोल्युटली मैम। एक चीज और जो मैं जर्मनी पर ही आऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि हम थोड़ा सा जर्मनी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इमीडिएट जो टारगेट्स हैं वो जर्मनी को ही लेकर हैं। अब अगर जर्मनी को हमने 28 या 29 तक भी पीछे छोड़ना है, जिसके प्रेडिक्शंस हैं, मुझे उसमें एक बड़ा हर्डल जो नजर आता है वो जीडीपी पर कैपिटा का भी है। जर्मनी का जीडीपी पर कैपिटा $51,000 के आसपास है, भारत से 19 गुना ज्यादा। हमने बहुत अच्छा किया है, अभी $2,600 के आसपास है, लेकिन 1900 गुना ज्यादा है। और सिर्फ जर्मनी नहीं, दुनिया की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर आप देख लें तो उसमें किसी का भी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 9,000 से कम नहीं है। यानी कि एवरेज अगर आप निकालेंगे तो सबका भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो उनका जीडीपी पर कैपिटा, उनके स्पेंडिंग पावर, उनके लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उतनी तेजी से वो अपनी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशंस देंगे। हमारे पास अभी प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं है। तो इस प्रति व्यक्ति आय आंकड़े के साथ क्या हम जर्मनी को उस रफ्तार से पीछे कर देंगे मैम? देखिए, ये दो डिफरेंट गोल पोस्ट हैं, इनको आप कंफ्यूज मत करिए। एक तो है कि टोटल जीडीपी और उसमें हमारी रैंकिंग क्या है, और दूसरा है पर कैपिटा जीडीपी। सो पर कैपिटा जीडीपी पे हम अभी तक कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इसलिए उसका कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए। दो अलग अलग मैटर्स हैं वो। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कौन से नंबर पे होंगे, हमारी टोटल जीडीपी क्या होगी, साइज तो ये साइज पे, जीडीपी साइज पे। तो जीडीपी साइज जहां तक है हम वो उसको अचीव कर सकते हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जहां तक पर कैपिटल जीडीपी की बात है, हम तो अभी वी आर नॉट देयर एट ऑल। अभी तो हमें बहुत काम करना है उसके लिए, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पर कैपिटा जीडीपी का डिस्कशन जो है उसका भी थोड़ा अलग रखें, क्योंकि उसमें और भी बहुत चीजें चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन चाहिए और हेल्थ केयर वगैरह भी चाहिए। तो इसीलिए उसको अभी यानी कि बिल्कुल, यानी कि जहां पर हमारी कमजोरी है दरअसल, क्योंकि इस कमजोरी को कई बार हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका जीडीपी के साइज बढ़ने में अभी उतना ज्यादा सीधा सीधा संबंध नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साइज के मामले में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बन जाएंगे। अब 27 में बनेंगे, 28 या 29, इस पर संशय जरूर है, लेकिन बनेंगे जरूर, इस पर सबको विश्वास भी है। हां, जहां तक बात जीडीपी पर कैपिटा की है, वो अभी $2600 है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जॉब सिनारियोज बनेंगे, देश में विकास आएगा, प्रति व्यक्ति आय भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इस पे तो अभी बहुत काम हमें करना है, लेकिन जो विकास दर है देश की, उसे भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और एक बड़ी खबर आपको दे दें इस वक्त, सूत्रों के हवाले से जी बिजनेस को यह जानकारी लगी है कि 2 अगस्त को जो जीएसटी की बैठक होने वाली है, उसमें एजेंडा क्या होगा, इस पर अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग को देश में रजिस्टर कराना होगा, यह फिलहाल एजेंडा में शामिल हो सकता है 2 तारीख की बैठक में। इसके अलावा फॉरेन कंपनी का, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं भी है तो भी टैक्स देना पड़ सकता है। इस पर फैसला लिया जा सकता है 2 तारीख की बैठक में। टैक्स न देने पर सरकार कंपनी का एक्सेस बंद कर सकती है, यह बड़ी खबर है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर डिपॉजिट करने पर जीएसटी लगेगा, और जीतने के बाद वापस टोकन खरीदने पर भी जीएसटी लगेगा, और कसिनो के लिए भी ये नए नियम लागू होंगे। तो ये बड़ी खबर है। पूरी डिटेल के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी तरुण शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, पूरी डिटेल बताइए, क्या होगा 2 तारीख की बैठक का एजेंडा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगस्त 2 को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, और उस बैठक में जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के जो कंसर्न्स थे उनको देखकर एजेंडा तैयार किया गया है। सबसे बड़ा उनका रिस्क ये था कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो तो टैक्स देंगी, लेकिन जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं जो देश में कारोबार कर रही हैं वो टैक्स नहीं देंगी, या जो डोमेस्टिक कंपनियां यदि अपने आप को बाहर रजिस्टर करके यहाँ पे यदि कामकाज करती हैं तो सरकार को टैक्स नहीं मिल पाएगा। तो इस पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला हो जाएगा। हो सकता है कि जो फॉरेन कंपनी है यदि देश में, इंडिया में काम कर रही हैं, भले उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पे टैक्स देना होगा। उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट करना होगा जो इस टैक्स देने की उसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। जो भी कारोबार देश के अंदर होगा उसका पैसा, उस पे जो टैक्स जो 28% जीएसटी है वो यहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है कि वो यहाँ पे कारोबार करती है, फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा है, लेकिन फिर भी टैक्स पे नहीं कर रही है, तो वो आईटी रूल्स के अंतर्गत उस कंपनी का पब्लिक एक्सेस बंद कर देंगी। पब्लिक एक्सेस बंद करने का मतलब ये है कि वो कंपनी आगे से कारोबार नहीं कर पाएगी, वो यहाँ के लोगों के साथ अपना ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं शुरू कर पाएंगी। एक ये बड़ा फैसला है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी बिजनेस ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था कि डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी है, उन पे आप क्या करेंगे। तो ये उस समय भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था उसका हल निकाला जाएगा। तो अब उन्होंने हल निकाला है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हालांकि सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप 5 गेम चला रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन देश के अंदर कराना है, तभी आप यहाँ पे कारोबार कर सकेंगे। तो एक ये बड़ा कंसर्न डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग का था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पे ये बात रखी है, और जीएसटी काउंसिल के सामने ये लेकर जाने की उम्मीद है, जो हमारे सोर्सेज जिस तरीके से हमें कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल था कि जो फेस वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब जो फेस वैल्यू की कैलकुलेशन है, मैं अपने दर्शकों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन मनी गेमिंग में जाते हैं और 1000 रुपए का टोकन खरीदते हैं।
तो आप ऑलरेडी 28% देंगे, ये तो एक फेस वैल्यू पे आपने दे दिया। लेकिन उसके बाद यदि आपने 500 रुपए जीते और फिर आप यदि टोकन खरीद रहे हैं तो आपको उस 500 रुपए पे भी 28% देना होगा। ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पे फैसला हो सकता है। ये लॉ कमेटी ने ये रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने जो भी डिपॉजिट्स हैं वो चाहे वो करेंसी के फॉर्म पे हो या वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में हो, वो दोनों को ही इसकी फेस वैल्यू या एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो एक बड़ी क्लैरिटी जीएसटी काउंसिल की बैठक में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जी बिजनेस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये दोनों ही मुद्दे जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा में आएंगे। और अब ये देखना होगा क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जब 11 जुलाई को बैठक हुई थी तो ऑलमोस्ट 100% कंसेंसस के साथ ये फैसला किया गया था कि 28% फेस वैल्यू एक्शनेबल क्लेम पे ये वसूला जाएगा। तो अब उन्होंने अपनी जो 2 अगस्त की बैठक बुलाई है उसमें भी ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा, फॉरेन कंपनीज जो देश में काम कर रही है उनको क्या नियम पालन करने पड़ेंगे और यदि नियम पालन नहीं करते हैं तो क्या उन पे बड़ा एक्शन हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर। इससे पहले की जो 50वीं बैठक थी उसी में ही ये तय हो गया था कि ऑनलाइन गेमिंग है, कसिनो है, घुड़दौड़ है, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा, किस प्रकार लगेगा, इस पर निर्णय अब होना है। तो अभी तरुण बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनको भी जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको फिजिकल प्रेजेंस देनी होगी, नंबर 1। नहीं है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। और फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जीएसटी अगर आपने नहीं भरा तो आपकी एक्सेस बंद कर दी जाएगी। और ये अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं तरुण, वो ये कि गेम के शुरुआत में लिया जाने वाला जो शुल्क होता है, जो टोकन होता है, उस पे जीएसटी लगेगा या जो आप बार बार दाम लगाते हैं लोग, उस पर जीएसटी लगेगा। इस पर बड़ा संशय की स्थिति थी, तो दोनों पर लगेगा। अभी तरुण ये बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि गेम की शुरुआत में लिए जाने वाले शुल्क पर भी लगेगा, प्रत्येक दांव के आधार पर भी लगाया जाएगा। तो दोनों प्रकार में लगेगा और ये 2 तारीख को इस पर महत्वपूर्ण रूप से, अंतिम रूप से निर्णय आ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ये एजेंडा में शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आज कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एएमपी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड और कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया। इस मौके पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईएफएससी में डायरेक्ट लिस्टिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां आईएफएससी में लिस्ट हो सकेंगी। I'm here to say that I had said in May 2020 direct listing of securities by Indian public companies would now be permissible in foreign jurisdictions. Now I am pleased to announce that the government has taken a decision to enable direct listing of listed and unlisted companies on the IFSC exchanges. So this is a major step forward, and this will also facilitate access to global capital and result in better valuation of the Indian companies. फाइनेंस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स और एएमसी चलाने वाले दिग्गजों का भी मानना है कि एएमपी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड और कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड लॉन्च होने से निवेशकों और कंपनियों को फायदा होगा। इससे देश का भी डेट मार्केट विकसित देशों की तरह बड़ा हो जाएगा। ये जो 2 कदम उठाए गए हैं एएमसी रिपो और बैकस्टॉप फैसिलिटी का, उसकी वजह से इश्यूअर की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, इन्वेस्टर के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम होगी और उससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। दुनिया भर में अगर देखें तो डेट मार्केट परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ऊपर होता है, हमारे यहाँ पे उतना ऊपर नहीं है
ये 2 कदम से हम डेट मार्केट का टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव कर पाएंगे। एक बैकस्टॉप मिल जाएगा और वो स्थिति शायद नहीं आए वापस, कभी भी भगवान न करे कभी बाजार में कोई क्राइसिस हो, कोई भी ग्लोबल रीज़न की वजह से या कोई और कारण से, तो बैकस्टॉप फैसिलिटी में इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट फंड, that is to ensure that stability and is there in the markets even during tough times. Bond prices could fluctuate very wildly, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कॉर्पोरेट मार्केट डेवलपमेंट फंड विल हेल्प। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ये भी कहा कि हमारे रेगुलेशन ग्लोबल स्तर के होने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन इतने सख्त ना हो कि काम करने में मुश्किलें आने लगें। Maintaining that balance of this as well as that is a very, very delicate job, and I'm sure our regulators will keep that in mind. They are attending to it, but both will have to be balanced. For a vibrant financial sector, during Amrit Kal, our regulatory architecture should be also set, for itself should set global benchmarks with regulations that are flexible, effective, and proportionate, and those do not stifle innovation. Public consultation, again a matter which I had mentioned in the budget, I would certainly put it before you, that the public consultations will be made integral to the process of regulation making, in the process of regulation making and issuing subsidiary directions. इंडस्ट्री का मानना है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी से सबका भला होगा। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के लिए एनसीजीटीसी ने 30,000 करोड़ रुपए की गारंटी दी है। इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है, क्योंकि सीडीएमडीएफ जो जब भी मार्केट में पैनिक होता है तो लोग रिडेम्पशन के लिए आते हैं। जब एकदम से उनको रिडेम्पशन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, तो पैनिक खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए दैट इज वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। Settlement will happen on the basis of some waterfall arrangement that we have done. First, from the 10% securities that they'll be keeping it with them. Second will be from the contribution that they are having, and third would be from the 30,000 crore guarantee that GFCD shall be provided under NCGTC. Today's may not be common man focused, but it indirectly helps the market. It helps deepen the bond markets, right? So in a way, because today investing into bonds etc. is not a very common man thing. अगस्त सीरीज के पहले दिन आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव में बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई और आखिर में सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा फिसलकर 66,160 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 14 अंकों की मामूली गिरावट रही उसमें, जबकि बैंक निफ्टी 200 अंकों से लुढ़ककर 45,468 के स्तर पर बंद हुआ। सीडीएसएल के डीमैट खातों की संख्या देखते ही देखते 9 करोड़ को पार कर गई है। 1 करोड़ से 9 करोड़ खातों का सफर कितना लंबा रहा और इस बीच निफ्टी की चाल कैसी रही, पूरी रिसर्च के साथ अरमान है हमारे साथ। देखिए सीडीएसएल की अगर आप बात करें तो एक नया जो है वो रिकॉर्ड करते हुए दिखे हैं। क्या रिकॉर्ड है? अगर आप बात करें एक्टिव डीमेट अकाउंट जो है वो उन्होंने 9 करोड़ के जो एक्टिव डीमेट अकाउंट है वो ओपन होते हुए दिखे हैं। कुल मिला के जो टोटल अगर आप देखें तो 9 करोड़ तक जो है पहुंच चुकी है। अगर आप अब आपकी हिस्ट्री देखें लगातार, जो 1 करोड़ सितंबर 2015 में 1 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे जो सीडीएसएल ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया था, वो फिर 27 जनवरी 2020 की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो 2 करोड़ हुए। और अगर आप देखें अब जो मौजूदा अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 9 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट जो है वो होते हुए दिखे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, 1 करोड़ से 2 करोड़ डीमेट अकाउंट जो ओपन हुए हैं उसको लगे हैं लगभग अगर आप देखें 53 महीने जो है वो लगते हुए दिखे हैं। पर 2 करोड़ से 9 करोड़ होने में आपको दिखेगा लगभग सिर्फ 42 महीने जो है वो आते हुए दिखे हैं। तो सिर्फ 42 महीनों में ही आप अगर आप बात करें तो 2 करोड़ से 9 करोड़ के डीमेट अकाउंट जो है वो खुलते हुए दिखे हैं।
उसी के साथ साथ जब सितंबर 2015 में जब 1 करोड़ डीमैट अकाउंट जो CDSL के थे, वहां से अगर आप निफ्टी की रैली देखें तो अगर आप 1 करोड़ से 9 करोड़ अभी हो गए, तो निफ्टी भी उस समय से अभी तक अगर आप बात करें तो 150% जो है वहां पे निफ्टी भी आपको ग्रोथ आता हुआ आ चुकी है। और अगर आप फरवरी 2022 से बात करें, जब अगर जो डीमैट अकाउंट्स थे 6 करोड़ थे, जो अब बढ़ के 9 करोड़ हो गए, उसी समय से अगर आप देखें फरवरी 2022 से अभी तक आप बात करें तो निफ्टी में भी आपको दिखेगा लगभग 18 से 20% के आसपास की जो है आपको ग्रोथ आती हुई जा रही है। और जिस स्तर से लगातार जो है आप एक्टिव डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, वहीं से आप निफ्टी के लेवल्स भी हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो 1 करोड़ जो सितंबर 2015 को थे, तब निफ्टी का लेवल अगर आप देखें तो 8000 के आसपास था। फिर अगर आप बात करें 8 जुलाई 2021 की, जब डीमैट अकाउंट जो CDSL के हुए लगभग 9 करोड़ के आते हुए दिखे एक्टिव डीमैट अकाउंट्स, तब निफ्टी था 15,720 के आसपास का। और अगर आप अभी बात करें तब 4 अगस्त को 2022 को जब डीमैट अकाउंट्स CDSL के 7 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे, 7 करोड़ उससे ज्यादा जो एक्टिव डीमैट अकाउंट्स होते हुए दिखे, तब निफ्टी 17,380 के आसपास का था। और अब आप मौजूदा अगर आप देखें तो 9 करोड़ के जब एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं, तो निफ्टी का लेवल देखिए लगभग 19,700 के आसपास आता हुआ दिखा है। तो लगातार जो है डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए जा रहे हैं, और आप निफ्टी के लेवल भी अगर आप देखें वहां पर भी बढ़िया ग्रोथ आपको आती हुई जा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रगति मैदान में बने नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और उसकी भव्यता की चर्चा हर जगह हो रही है। इसके कन्वेंशन सेंटर में G20 का कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं ये भारत मंडपम में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है। भारत मंडपम में हम उस मुख्य हॉल में हैं जहां पर G20 की बैठक शुरू होगी। ये बैठक सितंबर महीने में होनी है और यहां पे दुनिया भर के G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे। और ये सिटिंग व्यवस्था है वो इस तरह से की गई है ताकि सभी सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हों, या फिर ये गोल टेबल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से दुनिया गोल है उस दुनिया को डिपिक्ट करने के लिए ये पूरी व्यवस्था, ये सिटिंग व्यवस्था की गई है। इस झूमर में की खासियत ये है कि इसको डिज़ाइन किया गया इस तरह ताकि ये यमुना का फ्लो, यानी कि बहती हुई यमुना का जल हो, उसको डिपिक्ट कर रहा है। क्योंकि जो स्थापत्य है, जो जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पर कभी यमुना नदी बहती थी, ये यमुना का एरिया है, उसको दिखाने के लिए ये शैंडलियर को यमुना जैसा रूप दिया गया है। अगर उसके ऊपर के स्थापत्य को देखें तो जो चित्रकारी है वो राजस्थान और गुजरात की चित्रकारी है, यानी कि भारत को दर्शाने के लिए वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सजावट में भी भारत का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पर अगर आप देखें तो जाली है, धौलपुर की पत्थर हैं, जयपुर से आए हुए। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में टीक वुड जो है वो कश्मीर से आया है, नागपुर से आया है। अगर हम कालीन की बात करें तो जो आप मिडल में कालीन देख रहे हैं, ये कालीन कश्मीर में बुना गया है, कश्मीर के कारीगरों द्वारा बुना गया है और उसके बाद यहाँ लाया गया है। बाहर की इस कालीन की बात करें तो ये उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के भदोही से आया गया है, कारपेट सिटी जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कारपेट सिटी से ये कालीन लाया गया है। अगर पूरे हॉल की बात करें तो हर कोने में आपको भारत दिखेगा और यही वजह है कि कन्वेंशन सेंटर को भारत मंडपम का नाम दिया गया है। सितंबर में दुनिया भर के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे और उस समिट के बाद यहीं पर ब्राज़ील को ये प्रेसिडेंसी हस्तांतरित करेगा भारत। तो कुल मिलाकर ये वो जगह है जो आप अपने कैमरे पर पहली बार देख रहे हैं। 26 तारीख को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था और ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद G20 की मेज़बानी के साथ साथ बाकी इसके पूरे साल भर, G20 की मेज़बानी के बाद भी पूरे साल ये किसी न किसी ऐसे इवेंट का गवाह बनता रहेगा। इसका इस्तेमाल इस तरह से ही किया जाएगा और जो भी यहाँ पे स्थापत्य है, जो भी यहाँ पे फर्नीचर लगाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं ताकि ज़रूरत के हिसाब से उनको मोल्ड किया जा सके, बदला जा सके। तो कुल मिलाकर ये वो मुख्य हॉल है जहाँ पर G20 की बैठक होगी। प्रगति मैदान वो जगह है जहां हर साल ट्रेड फेयर्स लगते हैं, बुक फेस्टिवल्स का आयोजन होता है और ढेरों कार्यक्रम होते हैं। उन हॉल्स को भी तोड़कर नया बनाया गया है। अमरीश पांडे बता रहे हैं कि नए एग्जीबिशन सेंटर कैसे हैं, इनमें क्या-क्या सुविधाएं होंगी। प्रगति मैदान, उसको एक नई पहचान मिल चुकी है। अब प्रगति मैदान में पहले की तरह सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, कन्वेंशन सेंटर भी है। ये कन्वेंशन सेंटर जहां पे हम खड़े हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने परसों नाम दिया है भारत
मंडपम। और अब आप देखते हैं कि प्रगति मैदान जो आपने पहले देखा था, जहां सिर्फ एग्जीबिशन होते थे, अब वो कन्वेंशन सेंटर किस तरह से एक अत्याधुनिक, किस तरह से एक आधुनिक प्रगति मैदान आपके सामने है, जहां उसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो पहले की तरह एग्जीबिशन सेंटर्स का है, ये आप सामने देख सकते हैं, ये सारे एग्जीबिशन हॉल हैं, इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की प्रदर्शनियां लग सकती हैं, एग्जीबिशन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ये कन्वेंशन सेंटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है, जो कि सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और G20 का जो समिट सितंबर में भारत के प्रेसिडेंसी में होगा, वो समिट भी इसी कन्वेंशन सेंटर में होगा, जो कि 4 लेवल्स पर एक कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। और इसमें G20 की बैठकें होंगी। पहले लेवल पर लगभग 20 कमरे हैं, जिसमें कि अलग अलग सिटिंग क्षमता के अलग अलग रूम्स हैं और लगभग 1600 लोग उसमें बैठ सकते हैं। दूसरे लेवल पर G20 समिट का मुख्य कमरा है, वहाँ पे G20 मीटिंग होगी। इसके साथ साथ उसके बगल में लीडर्स लाउंज है। उसके बाद एक एम्फी थिएटर है, जहाँ पे कि बाकी जो बैठकें या फिर बाकी जो ब्रीफिंग है वो की जाएगी। तीसरे लेवल पे वो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कह सकते हैं उसको, वो है जिसकी क्षमता जो है 5000 लोगों के बैठने की है। उसके बगल में एक एम्फी थिएटर भी है, जिसकी क्षमता लगभग 3000 लोगों के बैठने की है। और इन दोनों कमरों को जोड़कर एक करने की सुविधा भी है। तो इसका मतलब पूरी कैपेसिटी, जो सिटिंग कैपेसिटी है, वो 8000 लोगों से ज़्यादा की हो जाएगी। इसके साथ ही ये देश का, बल्कि कहिए तो एशिया का सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक हो जाएगा। G20 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद अगर हम ये पूछें कि उसके बाद इस कन्वेंशन सेंटर का क्या होगा, तो वो जैसे पहले प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर्स होते थे, ऑडिटोरियम्स होते थे, एग्जीबिशंस होती थी, उसी तरीके से मॉडल किया जाएगा। इसको अन्य लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, उनकी मीटिंग्स के लिए, उनके सेमिनार्स के लिए किराए पे दिया जाएगा। और जिस तरह से प्रगति मैदान पहले फुल्ली सस्टेनेबल था फाइनेंशियली, उसी तरीके से ये पूरा मॉडल बनाया जाएगा, जहां बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से इसके हॉल्स की बुकिंग की जा सकेगी, इसमें एग्जीबिशन सेंटर्स की बुकिंग की जा सकेगी और उसी तरीके से इसको कैरी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो खर्च यहाँ पर है, उसको पूरी तरीके से कैसे वसूल करना है, उसकी तैयारी भी की जा चुकी है। साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर के बीच में एक अत्याधुनिक किचन भी बनाया गया है, जिसको कि एक बड़ी कंपनी रन करेगी। तो कुल मिलाकर इसकी जो खाने की जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जा सकेगी। किसी भी तरीके की जो चिंताएं हैं, बाकी जो सुविधाएं हैं, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और चूंकि ये दिल्ली के बीचों बीच है, इसलिए सबसे बड़ी जो चिंता ITPO को लेकर थी पहले भी, कि यहाँ पर किसी भी कन्वेंशन के लिए, किसी भी एग्जीबिशन के लिए जाम लगता था, वो जाम अब नहीं लगेगा, क्योंकि ITPO के चारों तरफ टनल्स का एक पूरा जाल बिछाया गया है। जहां अगर आप इस हिस्से को देखें तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे 3 टनल्स जा रही हैं, जो कि सीधा ITPO भैरव मार्ग पे खुलती हैं। इसके अलावा और बाकी जो हिस्से हैं, उनमें से जो टनल्स हैं वो अन्य क्षेत्रों को, रिंग रोड को जोड़ती हुई दिखती हैं। तो जो सबसे बड़ा ट्रैफिक प्रगति मैदान को परेशान कर सकता था, वो उन टनल्स के माध्यम से प्रगति मैदान के नीचे से होता हुआ दिल्ली के बाकी हिस्सों में चला जाएगा और दिल्ली को जाम से मुक्त रखा जाने में एक बड़ी मदद करेगा। और ऐसे कन्वेंशंस, ऐसे एग्जीबिशंस जो प्रगति मैदान में हुआ करते थे, उनको जाम से मुक्त रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली के सेंटर में एक बड़ी सुविधा अगले कुछ दिनों में आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। G20 प्रेसिडेंसी के बाद ये कॉर्पोरेट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अमरीश पांडे, दिल्ली। आज भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बस कुछ घंटों के लिए ही लद्दाख पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और इसके तुरंत बाद लद्दाख से एक बड़ी खबर आई। भारतीय सेना लद्दाख के एक इलाके में मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज करने वाली है। जिस लोकेशन पर यह मिसाइल लॉन्च की जाएगी वो जगह LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है। कुछ ही दूरी पर चीन के कब्जे वाला इलाका है और यहां पर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है कि भारत चीन की सीमा पर लद्दाख में कुछ बड़ा होने वाला है। LAC के इतने करीब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज रोज रोज नहीं होती। भारतीय सेना करीब 140 घंटे तक भारत चीन सीमा के करीब युद्धाभ्यास करेगी और इस अभ्यास से ठीक पहले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया। ये दौरा केवल कुछ घंटे का ही था। सूत्रों के मुताबिक जनरल पांडे ने गर्मियों में लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में सेना की तैनाती का निरीक्षण किया। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये एक्सरसाइज। भारतीय और चीनी सेनाएं पिछले 3 साल से एक दूसरे के सामने तैनात हैं। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल
LAC पर चीन अपने सैनिकों की तैनाती को मजबूत कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी गर्मियों के हिसाब से अपनी तैनाती और अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना के मिसाइल की फायरिंग की टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक सेना किसी एयर डिफेंस मिसाइल की फायरिंग कर सकती है। एयर डिफेंस मिसाइल से मतलब है कि ऐसा हथियार जो जमीन से आसमान में हमला करता है। ऐसी मिसाइलें हवा में मौजूद दुश्मन के किसी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल को टारगेट कर सकती है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसे समझिए। कोई भी हथियार मैदानी इलाके और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में अलग अलग तरीके से काम करता है। सेना अक्सर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात हथियारों की टेस्टिंग करती है। किसी भी हथियार की एक्चुअल रेंज और क्षमता के बारे में आंकड़े लिए जाते हैं ताकि हथियारों के बारे में सटीक जानकारी मौजूद रहे। लद्दाख में भारत चीन के बीच 2020 से तनाव जारी है। इस बीच चीन ने LAC पर सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन की ये गतिविधियां करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर जारी है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के ऊपर एक नया पुल बनाया जा रहा है, जिससे चीनी सैनिकों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सके। पैंगोंग झील के फिंगर 8 और उसके आसपास सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाराहोती के सामने चीन ने नए गांव बनाए हैं, जहां सैनिकों के साथ साथ चीनी चरवाहे भी रह रहे हैं। चीन की इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना लगातार सतर्क है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।